कुल मिलाकर मनुष्य को एक दिन के लिए 1500 कैलोरीज की जरूरत होती है या उससे ज्यादा। पोषण की कमी के कारण मुख्यतः यह है। पहला, खाद्य पदार्थ में पोषण तत्वों की पूर्ण मात्रा न होना या उसकी कमी होना। दूसरा, भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद पोषण तत्व रुधिर में प्रवाहित होने होते हैं, किंतु उसके विकार के कारण इनके शारीरिक तंतु अपने में ग्रहण न कर पाते हैं। हमें ऐसा होने ही नहीं देना है। हमें सावधानी बरतनी है और सही मात्रा में, न ज्यादा न कम, पोषण तत्वों का निपूर्ण आहार खाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर में पोषण की कमी ही नहीं होगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें समय के साथ कुपोषण और कई अन्य बीमारियों से लड़ना पड़ सकता है। बच्चों में 8 से 20 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा तेज गति से विकास होता है। इसलिए यह और जरूरी हो जाता है कि वे सही पोषण लें और सही खाने का सेवन करें, जैसे घर में दाल, चावल, रोटी, अचार वगैरह। सरकार द्वारा सितंबर माह को हर वर्ष पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ताकि बच्चों में जागरूकता फैली रहे कि उन्हें सही पोषण कैसे लेना है। पोषण अभियान दिसंबर 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में कुपोषण की समस्या को संबोधित करने हेतु शुरू किया था। अंत में मैं एक स्लोगन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। फल, सब्जी, अनाज का सेवन बढ़ाए, फास्ट फूड से बचे और शरीर को स्वस्थ बनाए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ समीक्षा को, जो आपको बैलेंस डाइट के ऊपर कुछ बताना चाहेगी। नमस्कार, मेरा नाम समीक्षा है और मैं आपको संतुलित आहार के बारे में बताऊंगी। संतुलित आहार से शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है और संपूर्ण सेहत में सुधार आता है। संतुलित आहार लेने से बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य को कई अन्य तरह की बीमारियां जैसे मोटापा, हृदय रोग, हाइपरटेंशन, यह सब हम संतुलित आहार लेकर टाल सकते हैं। संतुलित आहार से हमारा क्या मतलब है? संतुलित आहार से हमें फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करना है, हरी सब्जियों का मुख्यतः ज्यादा सेवन करना है, तली हुई चीजों का कम सेवन करना है। आजकल के युवा पीढ़ी और बच्चे तली हुई चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, इनका ज्यादा सेवन करते हैं, जिनसे उनमें कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। हमें ध्यान रखना है कि हम नियमित मात्रा में इनका सेवन करें या तो ना करें। हमें प्रोटीन भी अवश्य लेना है और हमारे शरीर में लगने वाले विटामिन्स, मिनरल्स, इनका अत्यधिक सेवन करना है। अब मैं कुलदीप को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि कुपोषण के कारण हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या-क्या असर पड़ता है। कुपोषण के कारण सबसे पहले हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। ज़्यादातर समय देखा गया है कि कुपोषण के कारण एंग्जायटी और डिप्रेशन की समस्या लोगों को आती है। कुपोषण के कारण मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य में कई तरीके की कुपोषण होते हैं, कई तरीके के होते हैं, जैसे कि वेस्टिंग, जिसके अंदर हमारा जो वेट होता है, हमारा जो भार होता है, वो हमारे लंबाई के मुकाबले कम होता है। दूसरी बात होती है स्टनिंग, जिससे हम कहते हैं कि हमारी हाइट नहीं बढ़ती। उसके बाद आता है अंडरवेट, जिसके अंदर हमारा वेट कम होता है। और इसके बाद कई ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो हमें माल न्यूट्रिशन से बचने के लिए बैलेंस डाइट खानी चाहिए और माल न्यूट्रिशन का दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि माल न्यूट्रिशन से हमारे दिमाग पे गहरा असर ना पड़े। धन्यवाद एवं शुभ दिन। A very good morning to all of you present here. Today I, Vidhi Singh from class 10C, like to speak a few words about nutrition. What is nutrition? The best investment you can ever make is in your own health. Nutrition, and its subtopics are health and nutrition, balanced diet, and my plate. Now let's talk about health and nutrition. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity.
A healthy body is a healthy adage that has stood the last time. Nutrition is the most important factor in maintaining and keeping good health. Nutrition begins with food and includes everything that the body needs in order to live, that is, function and grow. Food that one eats regularly constitute our diet. Although humans are omnivores, each culture holds some food preferences and some food taboos. Individual dietary choices may be more or less healthy. The choice of food may also vary according to an individual's genetic makeup, environment, and health. For a significant section of the population, lack of food and malnutrition are the main impediments of healthy eating. That we will talk about later. Now let's see a balanced diet. What is this balanced diet? A balanced diet is one that fulfills all of a person's nutritional needs. Humans need a certain amount of calories and nutrients to stay healthy. A balanced diet provides all the nutrients a person requires without going over the recommended daily calorie intake. By eating a balanced diet, people can get the nutrients and calories they need and avoid eating junk food or food without nutritional value. The United States Department of Agriculture (USDA) used to recommend following a food pyramid. However, as nutritional science has changed, they now recommend eating food from the 5 groups and building a balanced plate. This is how a food pyramid looks. And this is my plate. There are 7 essential factors for a balanced diet. They are carbohydrates, proteins, fat, fiber, vitamins, minerals, water. Now, the USDA had developed a helpful guide called My Plate for adults and children to become familiar with the idea of the balanced diet.
MyPlate is the concept that replaces the familiar food pyramid. The MyPlate model shows the 5 food groups: fruits, vegetables, proteins, grains, and dairy. These food groups contain the 7 essential dietary factors in recommended portions for every age. Eating from the 5 food groups help people to get the 7 factors required for the balanced diet. Now let's see how does MyPlate works. The plate is divided into 4 unequal sections to represent different food groups. The main food groups are vegetables. Vegetables make up the largest portion on the plate, which is 40%. They contain minerals, many kinds of vitamins and fibers. Next on the list are protein. Proteins make up 20% of the plate. Grains. Grains comprise 30% of the plate and consist of complex carbs and vitamins. Fruits. Fruits make up 10% of the plate, which provide fiber and vitamins. Dairy. A small amount of dairy in a glass, that is milk, or a cup, that is yogurt, is incorporated in the diet. Fruits and vegetables fill half of the plate, whereas proteins and grains fill the other half. The small amount of dairy provides some fats. Now let's see what are the benefits of MyPlate. The benefit of MyPlate includes MyPlate follows a simple model, which is easy to use. It represents what an ideal meal should look like. One of the positive aspects about MyPlate is that it does not necessitate meat to be included in the diet. Protein is a part of plate, which could be meat, fish, shellfish, eggs, beans, peas, nuts, or seeds. This makes it easy to vegans or vegetarians and those with other dietary restrictions to follow. MyPlate also incorporates dairy, is believed to play an important role in maintaining good health. Now I like to rest my speech here with a beautiful thought. Think positive, exercise daily, eat healthy, work hard, stay strong, worry less, dance more, love often, be happy. Thank you. And now I would like to invite my friend Adyani to say a few words about malnutrition. I would like to thank all the former speakers for their wonderful words on Poshan Ma. And I will continue this program by a few words on malnutrition. So to begin with, what exactly is malnutrition? Malnutrition is the condition that develops when the body is deprived of vitamins, minerals, and other nutrients it needs to maintain healthy tissues and organ functions. Malnutrition occurs in people who are either undernourished or overnourished. Undernourishment occurs when not enough essential nutrients are consumed or when they are excreted more rapidly than they can be replaced. Malnutrition amongst children under the age of 5 is a doorway to a life landmarked with cognitive and physical setbacks. With words like consumerism and food surplus headlining the world today, high levels of malnutrition shine light on the harsh truth of the inequality, lack of access, and poverty that continue to affect the lives of millions around the globe. Up until the age of 5, proper nutrition is the key in establishing a healthy foundation of one's life course. The reality that India is confronted with is a sad irony. Despite being the second largest producer of food in the world, malnutrition, especially amongst children, remains a large roadblock in the country's journey forward. India spends far less than necessary to address its high levels of malnutrition, according to a new World Bank report, wasting away the crisis of malnutrition in India. Despite substantial improvement in health and well-being since the country's independence in 1947, malnutrition remains a silent emergency in India, where more than half of all children under the age of 4 are malnourished. 30% of newborns are significantly underweight, and 60% of women are anemic. According to the report, malnutrition costs India at least $10 billion, I repeat $10 billion annually in terms of lost productivity, illness, and death, and is seriously retarding improvements in human development and further reduction of childhood mortality. Malnutrition is not only blight on individuals or families, but also reduces returns on investment in education and acts as a major barrier to social and economic progress. Now you may ask, what are the existing policies and infrastructure in our country to combat this serious crisis?
Well, the Integrated Child Development Services, IDCS, serves as the most critical instrument in addressing India's child malnutrition challenge. It facilitates a supplementary nutrition program growth, monitoring and promotion, nutrition and health education, immunization, health checkups and health referrals, as well as preschool education. India also launched the famous Poshan Abhiyan, which is a flagship for National Nutrition Mission to improve nutrition amongst children, pregnant women, and lactating mothers in 2017, with the aim of meeting the second United Nations mandated Sustainable Development Goal, SDG, ending hunger, achieving food security, and improve nutrition. To this end, Poshan Abhiyan aims to reduce malnutrition among children by facilitating interdepartmental convergence, real-time monitoring, intensified health and nutrition services for the first 1,000 days. Here are some common ways to tackle malnutrition that you can try at home individually. Intake of protein, carbohydrates, water, minerals, vitamins. All of these should be gradually increased to the correct level, which means we should never skip our regular meals of rice, chapati, vegetables, dal, and all that. Supplements of vitamins and minerals are often advised. Definitely take fruits every day. Those with protein energy malnutrition may need to take protein bars or supplements for correction of the deficiency. Only when you're at that level. The body mass index, BMI, is regularly monitored to check for improvement for responsiveness to dietary interventions. Body mass index is an important thing we all must take care of. Especially in today's date, when there is practically no movement that students and even teachers are doing. Everybody is on their tables and chairs in one position, sitting in front of a laptop all day working. At least before the pandemic, the post-pandemic times, maybe if it comes someday, we will start moving. We will start doing the general walk every day. Everything counts in our diet, each and everything. So I hope everyone got some or the other idea about with my small essay on malnutrition. I really like to appreciate the way the morning assembly conducted today. And it's very briefly, explained you about what is Kuposhan, about the Poshan, celebration of the Poshan Maha. बच्चे तुमने देखा होगा जब भी हम किसी चीज पर गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है, अगर ये माह जो है गवर्नमेंट सरकार चाहती है कि हम सेलिब्रेट करें, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं कि जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है. क्यों पोषण माह का सेलिब्रेशन हो रहा है? क्या हम ये नहीं जानते कि क्या संतुलित या बैलेंस डाइट है? क्या हम ये नहीं जानते कि चीज़ें क्या हमें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है? ये सब हम जानते हुए भी अगर सरकार कहती है कि आप पोषण माह का सेलिब्रेशन करें और साथ ही साथ पेरेंट्स को और बच्चों को इस बारे में जागरूक करें, तो इसका मतलब ये एक खतरे की घंटी है. हम जो हमारा नॉर्मल हमारा आहार और विचार होना चाहिए वो छोड़ करके हम कुछ और डायरेक्शन में चल दिए हैं. इसका मतलब ये है बच्चे, आपने देखा भी होगा, अगर हम नेवी नगर की बात करें तो मिनी मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टॉल जो भरा होता है वो हमेशा आप देखोगे मोमोज और नूडल्स का होता है. दैट इज़ ऑल मैदा प्रोडक्ट्स. आप देखो बर्गर और पिज्ज़ा सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलते हैं. फ्रूट वाली शेप में आपको बड़े लोग दिखाई देंगे जिसमें जो जूस वगैरह पीना चाहेंगे. बाकी सारी शॉप्स आपको खाली मिलेंगी, ये शॉप्स फुल मिलेगी. तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो आचार विचार या हमारा जो खान पान होना चाहिए, जो हमारी दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए गीता के हिसाब से या नॉर्मल एक रूटीन के हिसाब से, वो सबसे अलग होकर के हम किसी और डायरेक्शन में चल दिए. इसीलिए ये पोषण माह का सेलिब्रेशन है. एक बार फिर से सेंसिटाइज किया जा रहा है हम सबको. हम खुद भी सेंसिटाइज हो रहे हैं, आप सबको सेंसिटाइज किया जा रहा है. पेरेंट्स को इस बारे में बताया जा रहा है. मॉर्निंग असेंबली का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाएं. तो बच्चे आप सब लोग प्रॉमिस करो कि इट्स नॉट ओनली टुडेज वंडरफुल मॉर्निंग असेंबली. ये नहीं है कि आज हमने एक बच्चे ने अपना इतना अच्छा यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंटेशन था, इलेबोरेटेड था, एक चीज पे फोकस था, लेकिन इस चीज को हमें अपने जीवन में उतारना है. कल से नहीं, आज से ही उतारना है. हम सब प्रॉमिस कर रहे हैं इस बात का. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो हम कोशिश कर सकते हैं, हम हर दिन कोशिश कर सकते हैं, हर दिन अपने व्यवहार को, अपने आचार को सुधार सकते हैं, हर दिन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हर दिन हम अच्छे खाने की तरफ प्रेरित हो सकते हैं। धीरे धीरे हम शुरू कर सकते हैं, हर दिन 2 फ्रूट हम खाएं, सुबह समय से उठें, समय से सोएं, खूब सारा पानी पिएं, तले हुए पदार्थ ना खाएं और अच्छे खाने का भोजन अगर आप खाओगे तो आप खुद ही बहुत एनर्जेटिक और अच्छा फील करोगे। तो ये कुछ छोटी सी चीजें हैं जो सिर्फ यहाँ पे बोलने से नहीं होंगी, हमको इसको अपने जीवन में उतारना होगा। बहुत अच्छी मॉर्निंग असेंबली थी। मैं आपके कक्षा अध्यापक हूँ और मेरे प्यारे बच्चे, द वंडरफुल वे यू सेलिब्रेटेड टुडे, ये जीवन में आप उतारोगे तभी जाके हम क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, thank you and very blessed morning for you all. Madam, we have one more video made by Joshi sir. He would like to present that. Please give us time for that. मैडम अभी समय हो चुका है शायद। कोई बात नहीं। Please share the video, children. विधि बेटा कर दो। दीदी म्यूट है बेटा, आवाज नहीं आ रही। कुपोषण, समाज पर इसका प्रभाव और स्वस्थ और संतुलित आहार का मूल्य बड़ा रोचक विषय है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक विषय। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन, श्वास लेने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से पोषित आहार, जो पोषक आहार होता है, उसकी भी आवश्यकता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कुपोषण का समूचे विश्व पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण क्या क्या हो रहा है, हमारा कितना नुकसान हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण यानी अच्छे से पोषण न होना। शरीर को वे सारे तत्व जो आवश्यक होते हैं उनका न मिलना ही कुपोषण कहलाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। रक्ताल्पता अर्थात रक्त की कमी या घेंगा रोग या बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और अंधत्व भी कुपोषण के ही दुष्परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो यहाँ जितने रोग बताए गए हैं, जितनी बीमारियां बताई गई है, ये तो केवल नमूना है। ऐसे असंख्य रोग हैं जो कुपोषण के कारण हमें होते हैं, जिसके परिणाम बहुत 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 घातक हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम कि कुपोषण को हम कैसे पहचानें। ठीक है, कुपोषण है नहीं है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें पहचानना है कि हमें कुपोषण क्या है, कैसा है, हम उस कुपोषण को कैसे पहचानें। यदि मानव शरीर को संतुलित आहार के जरूरी तत्व लंबे समय तक न मिले तो निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कुपोषण का पता चल जाता है। हम खाना तो खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं। आज की तारीख में हम देखते हैं कि बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन और न जाने क्या क्या खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। शरीर बहुत बड़ा दिखाई देता है। हमारे देश में मोटापा बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा है। लेकिन क्या ये मोटापा भी कुपोषण है? हाँ बिल्कुल, ये मोटापा भी कुपोषण का ही लक्षण है। क्यों? क्योंकि उसे पोषक तत्व नहीं मिल रहे, केवल शरीर ही बढ़ रहा है, जो बीमारियों का घर बनता जा रहा है।
आइए देखते हैं कि कुपोषण का पता हम कैसे लगाएं। इससे क्या होता है, सबसे पहले शरीर की वृद्धि रुक जाती है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की जो वृद्धि होती है वो सामान्य होती है, लेकिन अगर कुपोषित व्यक्ति है, वो ऐसी ही कोई चीज़ें खा रहा है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो उसके शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, उसकी मांसपेशियाँ ढीली हो जाएगी, सिकुड़ना शुरू कर देगी उसकी मांसपेशियाँ, उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगेगी, त्वचा पीले रंग की हो जाएगी, उसके शरीर की कार्य करने पर शीघ्र थकान महसूस होगी उसे। आज की तारीख में यह समस्या सामान्य है। बच्चे थोड़ा सा चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो उन्हें थकान महसूस होती है। कारण बच्चों का स्वाद, बच्चे जो स्वाद के अधीन हो रहे हैं, यही कारण है कि पोषक तत्व उनके शरीर में नहीं जा पा रहे हैं जितने जाना चाहिए, इसलिए वे थकान महसूस करते हैं। मन में उत्साह का अभाव होना, किसी भी कार्य को अगर बच्चे से करने के लिए कहा जाए, मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर से करते हैं, उत्साह नहीं रहा, चिड़चिड़ापन हो गया उनमें, घबराहट होती है उन्हें। आपने भी देखा होगा कि बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है, घबरा जाते हैं बच्चे छोटी छोटी बात पे। कारण शरीर को वो सारे तत्व नहीं मिल रहे हैं जो उसे चाहिए। बाल रूखे और चमक रहित होना, हम बालों में तरह तरह के शैम्पू लगाएंगे, हेयर कंडीशनर लगाएंगे, बाल चमक तो जाएंगे, लेकिन ये चमक क्या स्थायी चमक है? नहीं। स्थायी चमक कैसे होगी? जब हमारे शरीर में पोषक तत्व जाएंगे। चेहरा कांतिहीन हो जाएगा, आंखें धस जाएगी और चेहरे के चारों ओर अर्थात आंखों के उन घेरों के चारों ओर काले काले सर्कल दिखाई देंगे, जिसे डार्क सर्कल कहते हैं। ये सारे लक्षण कुपोषण के हैं। शरीर का वजन कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा बच्चा, ये भी कुपोषण का लक्षण है। नींद पर्याप्त नहीं आएगी बच्चे को, कुपोषण के कारण नींद भी नहीं आएगी और पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगी। ये ऐसे लक्षण हैं जो कुपोषण के लक्षण सामान्यतया हम पहचान सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि केवल हम पहचाने इससे काम हमारा नहीं चलेगा। अगर हमें ऐसा लगता है, थोड़ा सा भी शंका है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या विकराल है, बहुत बड़ी समस्या है और इसका प्रमुख कारण है गरीबी। अब गरीब व्यक्ति बेचारा क्या करेगा, कहाँ से लाएगा पोषक तत्व? जो उसके पास है वही अपने बच्चों को खिलाएगा। धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक चीजें जैसे दूध, फल, घी नहीं खरीद पाते। कुछ तो केवल अनाज से ही मुश्किल से भरपेट खाना खा पाते हैं। कुछ तो हमारे देश में ऐसे भी दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो एक वक्त खाना खाते हैं, कुछ को तो 2-3 दिन की आड़ में एक वक्त खाना मिलता है, ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं। अब ऐसे लोग कुपोषण के शिकार निश्चित रूप से होंगे, लेकिन गरीबी के साथ साथ एक बड़ा कारण अज्ञानता और निरक्षरता भी है। ध्यान दीजिएगा, गरीबी तो है ही, लेकिन अज्ञानता के कारण भी हम लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। हमारे पास जितना पैसा है, जितना साधन है, जितनी पूंजी है, हम उसमें जो चीज़ें खरीदते हैं खाने के लिए, उससे हम पोषक तत्वों से युक्त आहार भी ले सकते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें जानकारी नहीं होती कि पोषक तत्व क्या है, हमें क्या खाना चाहिए। इस कारण भी कुपोषण की समस्या बढ़ती जा रही है। अधिकांश लोग, खास तौर पर अगर देखें हम, तो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें संतुलित आहार के बारे में जानकारी नहीं होती कोई, और इस कारण वो अपने बच्चों को वो सारी वस्तुएं नहीं दे पाते जो उनके लिए आवश्यक है। परिणाम क्या होता है कि वे खुद भी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने परिवार को भी इस कुपोषण का शिकार बना देते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि कुपोषण कैसे नजर आता है हमें? कुपोषण मुख्यतः 6 रूपों में नजर आता है। जी हाँ, कुपोषण मुख्यतः 6 रूपों में नजर आता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बच्चे का जन्म हो रहा है, तो जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो जाएगा। बचपन में बाधित विकास होगा, विकास तो होगा लेकिन रुक रुक कर होगा। खून की कमी होगी, रक्त अल्पता होगी, फिर विटामिन ए की कमी होगी, आयोडीन की कमी से संबंधित बीमारियां होगी, या तो फिर मोटापा होगा। ये सारे के सारे लक्षण कुपोषण के माने गए हैं। अब पोषण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के साथ इसका क्या संबंध है? ठीक है, पोषक तत्व हम खा रहे हैं, लेकिन इससे हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है, और हमारे जीवन की गुणवत्ता के साथ इसका क्या संबंध है? हमारा जीवन कैसे बहुत अच्छा हो? अगर सामान्य है तो सामान्य से अच्छे की तरफ जाए, अच्छा है तो अच्छे से बहुत अच्छे की तरफ हमारा जीवन जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अब संतुलित आहार में हमें क्या करना चाहिए? हमें साबुत अनाज खाना चाहिए, बाजरा खाना चाहिए, जौ खाना चाहिए। हमें इसको अपने भोजन में अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। बहुत सारे परिवारों में मूंग,
मठ जो आती है उसे अंकुरित किया जाता है। कई परिवारों में चने अंकुरित करके खाते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है और हमें ऐसा खाना चाहिए। आगे अगर हम देखें तो फल और सब्जियां, जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि परिवारों में सब्जियां तो बनती है, लेकिन सब्जी खाने की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ध्यान देना है कि हमें सब्जी रोटी से ज़्यादा खानी चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम जितनी रोटी खा रहे हैं उतनी सब्जी खाएं। तो फल और सब्जियां विटामिन और खनिज का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इन्हें अपने आहार में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि महंगाई इतनी है, गरीबी हमारे पास है और हम फल कैसे खाएं, हम सब्जियां कैसे खाएं? तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत आवश्यक नहीं है कि हमें महंगे फल खाने हैं या महंगी सब्जियां खानी है। हमें मौसमी फल खाने हैं और मौसमी सब्जियां खानी है। जिस ऋतु में जो फल आता है वो सस्ता मिलता है, जिस ऋतु में जो सब्जी आती है वो सस्ती मिलती है। हमें उसका सेवन करना चाहिए। उससे हमारे शरीर को वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। हमें आगे देखना है कि वे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है उन्हें अपने आहार में शामिल करना चाहिए, जैसे दाल, दूध, राजमा, दही, सोयाबीन, मूंगफली, मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट्स, इनको हमारे भोजन में शामिल करना चाहिए। अब कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, ये हमारी पाचन शक्ति पर निर्भर करता है। सीमित मात्रा में हमें सबका सेवन करना चाहिए। आगे देखें तो शरीर में वसा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हमें शक्कर भी खानी है, हमें नमक भी खाना है और हमें तेल का भी प्रयोग अपने जीवन में करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों चीज़ें जहर के समान भी मानी गई है, इसलिए इनका प्रयोग हम केवल उतना ही करें जितना शरीर के लिए आवश्यक है। कुछ लोग दुनिया में खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। ये हमें तय करना है कि हमें किस लिए खाना है, खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है। आगे हम चर्चा करेंगे संतुलित आहार क्यों लिया जाए। बड़ी गंभीर समस्या है। बहुत सारे लोग कहते भी होंगे, आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, जीवन के लिए आवश्यक है, इसे निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। लेकिन क्यों लिया जाए? जी हाँ, वजन कम करने में सहायक। मोटापे की समस्या लगभग हर घर में है, लगभग। तो अगर संतुलित आहार लेंगे हम तो मोटापे की समस्या अपने आप ही कम हो जाएगी। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मोटापे की समस्या अपने आप कैसे कम होगी? ध्यान दीजिएगा, हम फल खाएंगे, हम सब्जियां खाएंगे तो हम जो हमारे खाद्य पदार्थ है वो कम खाएंगे, क्योंकि फल और सब्जियों से भी हमारा पेट भरेगा। संभव हो तो कच्चा पालक, कच्ची मेथी, लहसुन की 1-2 कच्ची कलियां, अगर ऐसी चीज़ें हम खाते हैं तो शरीर के लिए इसका फायदा ज़्यादा होता है। वजन करने में भी पोषक तत्व बड़े फायदेमंद होते हैं। मधुमेह को रोकने में सहायक, डायबिटीज़ को रोकता है ये। अब संतुलित आहार और डायबिटीज़ को रोकने में सहायक, जी हाँ, ये डायबिटीज़ को पूरी तरह से रोकने में भले ही समर्थ न हो, लेकिन हाँ, उस डायबिटीज़ को, उस मधुमेह को रोकने के रूप में सहायक की भूमिका निभा सकता है। ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। संतुलित आहार हृदय को स्वस्थ, जी हाँ, हम जो फल खाएंगे, जो सब्जियां खाएंगे, जो आहार लेंगे, उसका हमारे हृदय से भी संबंध होगा। और हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो निश्चित रूप से हमें हृदय की समस्या नहीं होगी। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होगा। आपने देखा होगा इन दिनों बच्चों के दांत बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, बचपन से ही काले पीले हो जाते हैं, हड्डियाँ नरम होती है, कमज़ोर होती है। तो अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो इससे हमारी हड्डियां और दांत भी मजबूत होंगे। कैंसर के खतरे को कम करता है संतुलित आहार, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। स्मरण शक्ति में सुधार करता है। ये कैसे संभव है? हम संतुलित आहार लें तो इससे हमारी याददाश्त यानी स्मरण शक्ति कैसे सुधरेगी? जी हाँ, जो भी हम पोषक तत्व खाएंगे उसका जो रस होगा वो समूचे शरीर में पहुंचेगा और वो समूचे शरीर का रस मस्तिष्क तक पहुंचेगा, जिससे हमारे स्मरण शक्ति में भी सुधार होगा। वर्तमान काल कोरोना काल चल रहा है और आपने देखा होगा कि सभी लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित आहार होगा तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। अच्छा, संतुलित आहार से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। आप बिस्किट खाइए, आप पिज़्ज़ा खाइए, बर्गर खाइए, हॉट डॉग खाइए, नूडल्स खाइए, चाउमीन खाइए, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें खाइए। और इसके साथ दूसरे तीसरे दिन कभी रोटी खाइए, सब्जी खाइए।
ऐसा एक दिन ये खाकर देखिए, एक दिन पारंपरिक भोजन करके देखिए, आप स्वयं महसूस करेंगे कि हमारे शरीर को क्या अच्छा लग रहा है। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छा खाएंगे। जब अच्छा खाएंगे तो मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहेगा, नींद पर्याप्त आएगी। जी हाँ, नींद की समस्या अगर है किसी को तो संतुलित आहार से नींद की समस्या का भी समाधान हो सकता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमें क्या खाना चाहिए। उत्तर अगर एक लाइन में कहा जाए तो केवल इतना है, जो चीज़ें शरीर को अच्छी लगती है वो ज़बान को अच्छी नहीं लगती, और जो चीज़ें ज़बान को अच्छी लगती है वो शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती। कैसे? करेला ज़बान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शरीर के लिए अच्छा है। कच्चा पालक शायद ज़बान को अच्छा ना लगे, लेकिन शरीर के लिए अच्छा है। कच्ची मेथी, हरी मेथी आती है, पत्ते होते हैं, उसे तोड़िए और उसे खाइए। कैसे खाएं? उस मेथी के पत्तों को तोड़कर उसे धोइए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, स्वाद अनुसार मिर्ची डालिए, थोड़ा सा घी डालिए ताकि वो नमक और मिर्च उस पत्तों पर चिपक जाए। अगर नहीं डालते तो मेथी अगर गीली है वो पत्ते, तो उस पर भी मेथी पर नमक और मिर्च चिपक जाएगी। उसे रोटी के साथ खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बहुत सारे बच्चों को लौकी पसंद नहीं है, आप केवल लौकी लाइए, उसे छीलिए, कद्दूकस कीजिए, उसमें थोड़ा सा दही डालिए, शक्कर डालिए, काला नमक डालिए और वैसी कच्ची ही खाइए कद्दूकस करके। बहुत स्वादिष्ट लगेगी। सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं लगेगी, शरीर के लिए भी अच्छी होगी। गाजर खाए जा सकते हैं, मूली खाई जा सकती है, टमाटर का सूप खाया जा सकता है, टमाटर की सब्जी बनाकर खाई जा सकती है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिन्हें हम खाकर अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं।